हेलो दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें आपको बताएंगे 1 से लेकर 60 तक का मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को सॉल्यूशन तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया अशांत, ऑप्शन बी में दिया गया है शांत, ऑप्शन सी में दिया गया आवर्ती, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पाई कौन सी संख्या है। मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल बहुत बार देखने को मिला है कि आखिर पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, वो चाहे पाई पूछा जाए या पाई बटा 2 पूछा जाए या पाई बटा 3 या 4 पूछा जाए, प्रत्येक स्थिति में पाई अपरिमेय संख्या होती है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 3 में कि दो संख्याओं का मसा 15 है और लसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। काफ़ी सिंपल सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमको बताया गया है कि दो संख्याओं का जो मसा है ना वो 15 है और लसा 105 दिया गया है। उनमें से एक संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आज सभी को मालूम होना चाहिए कि दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं ACF गुने LCM। चलिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। ACF यानी मस गुने LCM यानी लस, और बटा में क्या होता है तो बटा में होता है एक संख्या। तो ACF का मान सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो ACF इस सवाल में कितना है 15 है, तो आप 15 लिख दीजिएगा। उसके बाद में LCM का मान देख लीजिए 105 है ना, तो आप 105 लिख दीजिएगा। और बट्टा में एक संख्या दिया गया है तो एक संख्या इसमें कितना है तो 5 है, तो आप भागा में 5 लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि 5 या 15 ये 3 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद में आपको 105 में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा, यानी 105 में अगर आप 3 से गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा, ये 315 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर 315 ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी को देखें तो 315 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप के साथ साथ एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। तो उस वेबसाइट पे जाके आपका कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप उसमें ढेरों सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। इसके लिए आपको जानना होगा कि आखिर परिमेय संख्या कहते किसे हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और Q का जो मान है वो 0 के मान के बराबर हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमसे सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन चलते हैं, तो दिया गया है -9 और बट्टा में दिया गया है 16। तो 16 का वर्गमूल हम लोग लिख सकते हैं कितना 4। तो इसे देख लीजिए, ये P/Q के रूप में भी है और Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं है। तो पहला तो हमारा परिमेय संख्या हो गया, लेकिन इस सवाल में हमसे अपरिमेय संख्या पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, 3 का वर्गमूल नहीं होता है
और ना ही 5 का वर्गमूल होता है। तो दोनों में रूट लगा हुआ है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। परिमेय संख्या कौन होगा? तो √3/5 होगा। ऑप्शन सी को देखते तो a का वर्गमूल 1 होता है और 100 का वर्गमूल कितना होता है? तो 10 होता है। तो 1/10 कौन सी संख्या हो जाता? तो ये परिमेय संख्या हो जाता। अगर आप ऑप्शन डी को हल करते तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या होता। अतः परिमेय संख्या कौन होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 5 में कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। हे दोस्तों, कौन सी स्थिति में द्विघात समीकरण होता है, कौन सी स्थिति में द्विघात समीकरण नहीं होता है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, वह होता है x² + bx + c = 0 होता है। यानी कोई भी ऐसा समीकरण हो जो x² + bx + c के फॉर्मेट में लिखा गया हो तो समझ लीजिए कि वो द्विघात समीकरण है। तो चलिए पहला ऑप्शन से चलते हैं। तो पहला ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे जो चर है वो रूट में है, जिसके कारण ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, तो चर यहाँ पे भाग में है अर्थात बट्टा में है, तो ये हमारा भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी को देख लीजिए, तो ये x³ दिया गया है और आप सभी को मालूम होगा कि जिस भी चर पे घात अगर 3 होता है ना, उसे हम लोग त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब ऑप्शन डी कैसे हो जाएगा, चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है x + 1/x बराबर में दिया गया है कितना? 2 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, x और 1 का एलसीएम कितना होगा? तो x हो जाएगा। उसके बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। x में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? वो x² हो जाएगा, प्लस का प्लस। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जो दिया था पहले से उसे सेम टू सेम आपको उतार देना होगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। x² + 1 में अगर आप 1 से गुना करते भी हैं तो कितना होगा? तो x² + 1 का सेम टू सेम हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में दिया गया है 2 में अगर आप 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि x² को आप सेम टू सेम लिखेंगे। बराबर में दिया गया 2x जो प्लस में है, बराबर की तरह आने पे कोई भी संख्या अपना सिंबल चेंज कर लेता है। अगर कोई भी संख्या बराबर की उधर प्लस में है, बराबर की तरह आएगी तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 2x दिया गया है प्लस में, तो बराबर की तरह आने पे ये -2x हो जाएगा। अब +1 को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे और बराबर में क्या बचेगा? तो बराबर में हमें 0 प्राप्त होगा। अब इस समीकरण को देख लीजिए, तो ये समीकरण ax² + bx + c = 0 के सभी नियमों का पालन कर रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। यानी इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा? तो आपको क्या करना होगा कि 188 लिख देना होगा और 220 यानी दोनों को ऐसे संख्या से कटाना होगा कि दोनों संख्या विभाजित हो जाए। तो इसे हम लोग कटाएंगे 47 मरतबे, इसे हम लोग कटाएंगे 55 मरतबे। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला होगा वो 47/55 होगा, क्योंकि 47 भी इसके बाद में नहीं कटेगा और 55 भी, 55 तो कट सकता है लेकिन 47 नहीं कटेगा। अच्छा, क्वेश्चन का सही जवाब 47/55 होना चाहिए। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में मौजूद है 47/55। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। कुछ ऐसे सवाल के मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि केवल क्वेश्चन के पढ़ने के साथ साथ आपको आंसर भी मालूम चल जाता है। अब यही क्वेश्चन को देख लीजिए, आपसे पूछा गया है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे दिया गया द्विघात। द्विघात के मतलब ही हो गया कि 2 घात वाला समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण या द्विघात वाला बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। उसी के साथ साथ चतुर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होती है। तो फिलहाल हमसे ना ही त्रिघात पूछा गया है, ना ही रैखिक और ना ही चतुर्घात पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2।
उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कोई भी ऐसा पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का जो रूप हो जाएगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर विषम संख्या किसे कहते हैं। तो एक तो होती है सम संख्या, दूसरा होती है विषम संख्या। यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती हो उसे हम लोग सम संख्या के नाम से जानते हैं, और वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगती है ना, उसे हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं। तो किसी भी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का जो रूप होगा ना वो 2p + 1 हो जाएगा। तो 2p + 1 ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है। दिया गया है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PR और PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेमी है तो PS बराबर क्या होगा। चलिए हम लोग एक वृत्त के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र का नाम जो दिया गया है वो O दिया गया है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि बाहर बिंदु P से, तो मान लेते हैं बाहरी बिंदु कोई P है। अब P से इस पे हम लोग 2 स्पर्शिका खींचना है। कैसे खींचेंगे, जिसका नाम हम लोग रखेंगे PR। उसके बाद में दूसरा स्पर्शिका खींचेंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग PS, यानी इसका हम लोग नाम रखेंगे S। इस सवाल में दिया गया है कि PR बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, PR बराबर 8 सेमी दिया गया है, यानी PR की लंबाई कितना हो गया है, 8 सेमी हो गया है। तो हमसे पूछा गया है तो PS की लंबाई यानी इसकी लंबाई क्या होगी। तो आप सभी को नोट में हम आप सभी को बता दिए थे कि किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, अर्थात समान होती है। तो कहने का मतलब कि PR की लंबाई अगर 8 सेमी होगा ना तो PS की लंबाई भी कितना होगा, 8 सेमी होगा। चूँकि वृत्त की स्पर्शरेखा की जो लंबाई समान होती है तो जब ये 8 सेमी है तो ये भी 8 सेमी होगा। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही जवाब होगा ना तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल दिया गया है। क्वेश्चन 10 में केवल आपसे फार्मूला पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद x³ + bx² + cx + d के शून्यक हैं तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पे दिया जा चुका है। आज सभी को मालूम होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है, तो C/A होता है। और शून्यकों का गुणनफल बराबर भी C/A होता है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, C/A। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 11 काफ़ी सिंपल सवाल है और आपसे पूछा गया है कि 2 रैखिक समीकरणों के समानांतर रेखाएं हैं। देखिए 2 रैखिक समीकरण हैं जिसका आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म का हल क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। इस पे 2 ऐसा रेखा है जो समानांतर रेखा है, यानी इसका ग्राफ जो है, आलेख जो है वो समांतर रेखाएं हैं। तो इस समीकरण का कितना हल हो सकता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आज सभी को बता दें कि जब किसी भी रैखिक समीकरण का आलेख समांतर रेखा होती है ना, तो उस रैखिक समीकरण का केवल कितना हल होता है, तो उसका अनगिनत हल होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, अनगिनत हल। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 12 को। क्वेश्चन 12 भी आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे आपको शून्यकों का योग पूछा गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में दिया गया माइनस, तो आप ही लिखेंगे माइनस। उसके बाद में आपको चाहिए b का मान, तो b का मान यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस यहाँ पे माइनस मिलके +5 हो सकता है। उसके बाद में आपको चाहिए a का मान। a का मान देख लीजिए 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। तो 5 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, लगेगा तो दशमलव में आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि आखिर 5/2 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप सही मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन डी को देखें तो 5/2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 5/2। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 13 को। क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो ऐसे सवाल को सबसे पहले सॉल्यूशन किया जाता है, उसके बाद में मूलों की प्रकृति हमें मालूम चलती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 9x² और -1 = 0 दिया गया है ना, तो -1 है, बराबर की तरफ जाने पर
ये +1 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग x स्क्वायर बराबर 1 लिखते हैं तो 9 यहाँ पे गुना में है, बराबर उधर जाकर ये भाग में हो जाएगा। उसके बाद में x स्क्वायर पर से हम स्क्वायर हटाते हैं ना तो बराबर में प्लस माइनस पे 1/9 पे रूट आ जाएगा। तो आप सभी को मालूम होगा प्लस माइनस को हम लोग सेम टू सेम लिखते हैं। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें हमारा जो प्रकृति मिलेगा ना वो वास्तविक और असमान मिलेगा। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके मैट्रिक एग्जाम में एस टाइप के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 42 डिग्री दिया गया है, कोण R बराबर 80 डिग्री दिया गया है, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा कि दो त्रिभुज इस प्रकार से बना लेना होगा जिसका नाम आप रखेंगे कि ABC और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका नाम है PQR, जिसमें बोला गया है कि कोण A का मान 42 डिग्री है, इसका मान कोण 42 डिग्री है। उसके बाद में कोण R का मान देख लीजिए तो कोण R का मान कितना है, 80 डिग्री है। तो आज सभी को मालूम हुआ कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो दोनों त्रिभुज की दोनों भुजाएं के साथ साथ तीनों कोण भी समरूप हो जाते हैं। यानी इसमें अगर कोण A का मान 42 डिग्री है तो कोण P का मान भी कितना होगा, 42 डिग्री होगा। कोण R का मान 80 डिग्री है तो समझ लीजिए कि कोण C का मान भी 80 डिग्री होगा। कोण हमें B ज्ञात करना है, कोण B ज्ञात करेंगे तो कोण Q का मान भी आ जाएगा। तो काफ़ी आसान तरीका है। हम लोग क्या करेंगे कि 80 में 42 को ऐड कर लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कोण B का मान आ जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो वो 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि 42 डिग्री में 80 डिग्री को जोड़ेंगे और इसके बाद में 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 42 डिग्री में हम लोग 80 डिग्री को ऐड कर लेंगे। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 8 सर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि 180 डिग्री में से 122 डिग्री को माइनस करना होगा यानी घटाना होगा। तो 10 में से 2 को हम लोग घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये बचेगा 7। 7 में से 2 घटेगा तो ये 5 हो जाएगा, 1 में से 1 कट के 0 आएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब 58 डिग्री आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में 58 डिग्री मौजूद है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी सिंपल सवाल है कि दिया गया है बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 का शून्य क्या होगा। चलिए आसान भाषा में आपको समझा देते हैं कि आखिर इसका शून्य आप सभी कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है x स्क्वायर माइनस 5 दिया गया है, तो अगर आप बराबर लिखेंगे तो ये -5 है तो बराबर के उधर +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दीजिएगा तो 5 पर क्या होगा, प्लस माइनस में रूट आ जाएगा। यानी एक जो जवाब होगा वो +5 हो जाएगा और दूसरा -5 हो जाएगा और वो दोनों क्या होगा, तो दोनों रूट में होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि +√5 और -√5 कोई ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। तो अगर आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन सी को देखें तो +√5 और -√5 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 16 में। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये याद करना होगा कि आखिर कोई भी समीकरण का अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त है। तो दोस्तों उसका जो शर्त है वो है a1/a2, उसके बाद में डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही शर्त है। तो इसी फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो a1 का मान देख लीजिए, यहाँ पे 3 है ना तो आप यहाँ पे 3 लिखिएगा। a2 का मान यहाँ से देख लीजिए 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में b1 का मान आप यहाँ पे देखेंगे तो k मिलेगा आपको। उसके बाद में b2 का मान देख लीजिए 5 है। उसके बाद में सिंपली आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है, तो k में 2 से गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो वो 2k हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 5 में 3 से गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा। ध्यान रहे ये बराबर नहीं बल्कि डज नॉट इक्वल टू है, ठीक है, यानी बराबर ये नहीं है। उसके बाद में आप अगर k डज नॉट इक्वल टू अगर 15 लिखते हैं ना तो ये 2 गुना में था, बराबर के उधर जाकर भाग में हो जाएगा। यानी k का जो मान आएगा ना वो डज नॉट इक्वल टू 15/2 आएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं k डज नॉट इक्वल टू 15/2 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन ए को देखें तो k डज नॉट इक्वल टू 15/2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सी स्थिति में समांतर श्रेणी में होता है सूची और कौन सी स्थिति में सूची समांतर श्रेणी में नहीं होता है। इसके लिए आपको डी ज्ञात करना होता है। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। उसके बाद में आपको ज्ञात करना होता है A3 माइनस A2। अगर ये दोनों ज्ञात करने पे हमारा आंसर सेम टू सेम आ जाता है, दोनों में आंसर बराबर आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वह सूची समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि 0.33 में से 0.3 को घटाना होगा, फिर 0.333 में से 0.03 को घटाना होगा। इस प्रकार से आप घटा लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा कि कौन से घटाने पर, कौन से ऑप्शन को घटाने पर दोनों का आंसर सेम टू सेम आता है। यानी A2 माइनस A1 घटाना है और A3 माइनस A2 घटाना है, ये चारों ऑप्शन में से अगर जिस भी ऑप्शन का आंसर अगर बराबर आ गया तो समझ लीजिएगा कि ये समांतर श्रेणी में है। तो ये दोस्तों आप घटा लीजिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। हे दोस्तों, उम्मीद है कि आज सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।